हमारे साथ जो एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी हैं और हम इनको जर्नलिज्म और सामाजिक कार्यकर्ता भी कहेंगे क्योंकि समाज में बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और आज जो है इन्होंने एक चर्चा शस्त्र एक रखा हुआ, पहली चर्चा शस्त्र रखा है कि इन्होंने जो समाज में बहुत सारे ऐसे डेवलपर को लेके जो समस्या आ रही है, बिल्डर को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके एक प्रोग्राम रखा गया जिसका पार्ट 1 आज जो है इस हॉल में किया गया है। और इस पर क्या क्या चर्चाएँ हुई, लोगों को क्या बेनिफिट मिल पाई यहाँ से, ये हम बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सर आपसे कि डेवलपमेंट को लेके आज जो जनता परेशान है, लोग पैसे खुद मेहनत की कमाई, लोग अपने जीवन की पूंजी जो लगा देते हैं, उसके बावजूद उनको घर जो है 15 साल 14 साल, कभी कभी वो रिटायरमेंट के पैसे लगाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको घर नहीं मिल पाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा आपसे यह सवाल है कि किस प्रकार से हम डेवलप जो करने वाला बिल्डर है उसको चुने, सेलेक्ट कैसे करें, क्या देखें उसमें? देखिए, आज अगर कलवा थाने या आसपास के परिसर में देखेंगे तो बहुत से डेवलपर हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए क्लास डेवलपर अच्छा काम करते हैं और सी क्लास वाले अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से डेवलपर हैं जो अभी छोटी छोटी बिल्डिंग बहुत अच्छे ढंग से बांध रहे हैं। लेकिन अगर बिल्डर का चुनाव करना है तो पहले उसके किए हुए जो पास्ट के काम हैं उसकी एक एनालिसिस करनी चाहिए कि अब तक उसने कितने लोगों को घरों की डिलीवरी दी है। इसके साथ साथ वो किसी बड़े लिटिगेशन में अटका हुआ ना हो और बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ नहीं रहा। ये सारा जो इनसाइट नॉलेज है, वहाँ के जितने सभासद हैं, जो एक्टिव सभासद हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उन लोगों ने आगे आके इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट छोटे हैं तो उनमें जो अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट को करते हैं, जिन्होंने डिलीवरी दी है, उनके साथ ही आगे जाना चाहिए। आगे जाते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए कि जितना प्रोजेक्ट है उसका 10 से 15% एटलीस्ट बैंक गारंटी हो। और डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाते समय उसमें ऐसे क्लॉज हो कि अगर काम प्लान पास के बाद रुके या किसी बीच रास्ते में रुके तो उसमें से वो खुद बाहर निकल के किस थर्ड पार्टी के साथ अलाइन करके कैसे कर सके, या डेवलपर को साथ में लेके थर्ड पार्टी फाइनेंस के साथ कैसे आगे बढ़ सके, या इनका जो आगे का पेमेंट देना है वो पेमेंट को कलेक्टिवली सारे मेंबर्स इकट्ठा हो के उस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर सके। अगर शुरू में ही ऐसे क्लॉजेस डाले जाएं तो कोई भी आदमी, कोई भी डेवलपर किसी भी डेवलपमेंट में चीट नहीं कर सकता। होता क्या है कि कुछ खामियां डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हो जाती हैं और फिर बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए बिल्डर लिटिगेशन में 10 से 12 साल उनको फंसा देता है और बाद में उनको प्रेशराइज करता है, उनसे और एडिशनल पैसे लेता है, या तो परसेंटेज कम देने पर एक एडिशनल अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट साइन करता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट सही बना तो कई कॉन्ट्रैक्ट बनने से आदमी बच सकता है। तो बेहतर यही होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में टाइम ले, ढंग से बनाए और बाहर निकलने के क्लॉज बनाएं। मैंने अधिकतर देखा है कि लोग सिर्फ बिल्डर क्या करके देगा ऐसे क्लॉजेस डालते हैं, लेकिन बिल्डर अगर नहीं कर सका तो हम क्या कर सकते हैं और बिल्डर उसको मान्यता देता है, ऐसे क्लॉज डालते नहीं हैं। और बिल्डर ऐसे क्लॉज को कहीं ना कहीं शब्दों के हेर फेर में कम करते हैं। तो बिना डरे ऐसे क्लॉजेस डाल के ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने चाहिए और परमानेंट एकोमोडेशन के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद ही घर खाली करना चाहिए। इसका मतलब प्लान पास होने के बाद, मतलब प्लान पास होने पे एक ही बार में पूरे लेआउट का प्लान पास करना चाहिए, पार्ट में नहीं करना चाहिए। तो इससे तय हो जाता है कि बिल्डर के अधिक पैसे लग चुके। जब बिल्डर के पैसे पहले लग जाएंगे और बाद में आप रूम खाली करेंगे एग्रीमेंट के बाद, तो कुछ पैसे लगे हुए होंगे और रेरा में वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट करवाना चाहिए, जिससे बिल्डर आपसे मनमानी पैसे नहीं ले। 10% के बाद जैसे जैसे प्रोग्रेसिव वे में आप जाएंगे आगे, वैसे वैसे प्रोग्रेसिव वे में आप पैसे देंगे, तो हमेशा आपके पास उतने पैसे बैलेंस रहेंगे जितना कि बिल्डर के छोड़ देने के बाद आप डेवलप कर सकते हैं और बिल्डर ने जो पैसे लगाए हैं वो उसके लिए आपके पीछे पड़ेगा। तो ये वाइस वर्सा है, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं या वो आपके पीछे पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रांग कमिटी आपके पास है, कितने अवेयर लोग आपके साथ हैं, कितने अच्छे समझदार लोग हैं और कितना भरोसा वो अपनी कमिटी पे करते हैं। तो यही कहना है कि अगर आप चीटिंग से बचना चाहते हैं तो आप एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो बिल्डर आपसे कुछ न कुछ डिवाइड एंड रूल की टैक्टिस करेगा, कुछ न कुछ आपका नुकसान करेगा। और अगर वो काम नहीं करे तो आप कैसे समर्थ हो सकते हो, ऐसी भावना से आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट और परमानेंट एकोमोडेशन एग्रीमेंट बनाना चाहिए और पहले इन्वेस्टमेंट बिल्डर से मैक्सिमम कराना चाहिए।
सर नए प्रोजेक्ट को लेके जो बिल्डर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या होना ही चाहिए, क्योंकि जागरूकता के लिए हम जानना चाहेंगे कि लोग इस चीज़ों को ध्यान दें और आगे जाके फंसे ना। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर पार्ट ओसी लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेरी बेस पे लाते हैं, लेकिन वो आगे चल के जो है पता चलता है उसकी छानबीन होती है, इंक्वायरी होती है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। जब हम करते हैं पता चलता है कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, बिल्डर के पास तो ये सर्टिफिकेट थे ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्डर के पास होना ही चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट तक, इन स्टार्ट टू एंड? देखिए, जब भी बिल्डर ये प्रोजेक्ट करे तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के पहले, मान लो हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया तो हमको ये देखना चाहिए कि वो टाइम पीरियड में IODCC लेके आया कि नहीं आया। बैंक गारंटी उसने दी तो कौन से बैंक की दी, कितने रुपए की बैंक गारंटी दी। इसके साथ साथ रेरा में अपना अकाउंट उसने रजिस्टर्ड किया कि नहीं, कि सारे पैसे वो रेरा अकाउंट में ले रहा है कि नहीं, और पैसा रेरा के अप्रूवल के बिना वो डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, पेमेंट नहीं होना चाहिए। और हर एक टाइम पे उसको आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर्स है उनके सर्टिफिकेट वो प्रॉपर टाइम टू टाइम रेरा में सबमिट कर रहा है कि नहीं, और रेरा का अप्रूवल टाइमली लिया है कि नहीं, और एक ही लेआउट का प्लान पास है कि नहीं। तो ये साइमल्टेनियसली सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तरफ रेरा है, एक तरफ उसकी अकाउंट है, एक तरफ इंजीनियर आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है, ताकि आगे के पैसे को रेस कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण IODCC है, जिसके अंदर वो क्लियरिटी है कि ये क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, कि उसने 2D और 3D जो दिखाया है वो आपका CC से मैचिंग होता है कि नहीं, रोड रास्ता कितना दिखाया है, एमिनिटीज़ कितनी दिखाई है, ये सारे डिस्क्रिप्शन आपके साथ ब्लैक एंड वाइट पेपर में सामने होने चाहिए। उसके बाद आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट और परमानेंट एकोमोडेशन साइन करने के बाद आपने बाहर जाना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ढंग से देखते हैं, समझते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं और क्वालिटी कंट्रोल भी देखते हैं कि जो उसने सामान कहे थे, जिस क्वालिटी के कहे थे, जिस ब्रांड के कहे थे, वो यूज़ कर रहा है कि नहीं, उसके बिलिंग बराबर है कि नहीं, GST है कि नहीं, ये सारी अगर ट्रांसपेरेंसी आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये दगाबाजी नहीं होगी, आपके साथ ये छल नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ बिलिंग प्रोसेस सारा आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आप फंसे नहीं। सर FSI का जो बेनिफिट होता है किसको किसको मिल पाता है? बिल्डर ही पाता है FSI का बेनिफिट, या फिर वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको भी मिल पाता है, ऑनर जो हैं? देखिए, FSI का बेनिफिट तो शेयर होता ही है, डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कितना यूज़ हो चुका है और आज का पोटेंशियल कितना मिलता है। मान लो बेसिक FSI, प्रीमियम, TDR और ये एंसिलरी, ये सारे FSI के एक टर्म है। ये सारा FSI जोड़ करके जो कलेक्टिव पोटेंशियल तैयार होता है, ये कलेक्टिव पोटेंशियल में से फिर तय होता है बिल्डिंग का स्वरूप क्या होगा और शेयरिंग कितनी होगी और ग्रोथ कितना होगा, और पहले सर्टिफिकेट के अंदर और फिजिकली कितना स्क्वायर फीट का उनका घर है, उसके ऊपर ग्रोथ तय होना और उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग होना। तो ये सारा फिजिबिलिटी एक बार पहले तय हो जाए कि फिजिबिलिटी में ये प्रोजेक्ट जो है ये कैसे जाएगा, स्वरूप क्या होगा, तो फिजिबिलिटी को अच्छे से PMC द्वारा एनालिसिस अगर किया जाए तो सभासद के लिए बहुत आसान होता है कि वो इस फिजिबिलिटी के बेस पे FSI की शेयरिंग कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, प्रॉफिट बिल्डर के साथ साथ वहाँ के सभासदों को भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ मिलने वाला कॉर्पस, अदर बेनिफिट्स, एमिनिटीज़, ये सारी बेनिफिट्स शेयर होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट का रूल्स भी है और हर एक सभासद को उसका हक मिलना चाहिए। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे सिर्फ है कि कोई बिल्डर अगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, फिर अगर वो कहीं कहीं ब्लैक लिस्ट में आता है, कुछ प्रॉब्लम में आता है, तो वो अपने ही किसी एक ग्रुप समूह को, अपने ही किसी भी दोस्त को जो है वो प्रोजेक्ट को हैंडल कर देता है। यह एक फंडा मार्केट में चलता है, वो बाहर नहीं किसी को जाने देते, अपॉइंट नहीं करने देते हैं, मौका नहीं देते हैं, तो वो खुद ही एक तरह से चुन के ला के दे देते हैं कि हम छोड़ रहे, ये जा रहे, डायरेक्टरशिप इधर उधर अदला बदली होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कमेटी को या बाकी लोगों को? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, अकाउंट्स इतना जटिल विषय है कि अकाउंट्स को मैनेज करना इतना मुश्किल होता है कि एक कंपनी अगर 5 प्रोजेक्ट चला रही है तो कभी कभी कंपनी ऐसा सोचती है कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग कंपनी खड़ी करती है,
और सर, देखा गया है जब प्रोजेक्ट डिले हो जाता है उसके ऊपर कंप्लेन जाते हैं, कोर्ट में जाने की नौबत आ जाती है और उनके हाथ से प्रोजेक्ट जाने वाला होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, एक नया बिल्डर लाके अपॉइंट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाए तो लोग अपने ही सिस्टर कंसर्न कंपनी को आगे करते हैं, उसमें से फैमिली के एक को डायरेक्टर रखते हैं, बाकी को इन्वेस्टर को ऐड ऑन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिल्डर क्या क्या कर सकता है। और बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं कि उसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी बन के उसी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करती है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट अगर ब्लैकलिस्ट हो गया तो मेरा यही मानना है कि सिस्टर कंसर्न कंपनी हो या कंपनी हो, मेन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे ड्राइविंग सीट पे कौन है। ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ आदमी ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, कोई संस्था हो या कोई बिजनेस हो, वो ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है ये बहुत मायने करता है। जैसे ड्राइविंग सीट पे कह सकते हैं टाटा समूह में जब रतन टाटा जी बैठे थे तो ड्राइविंग सीट पे बैठने पे उन्होंने क्या ग्रो किया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ आदमी ही डिसीजन लेने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो अगर आपको भरोसा ड्राइविंग सीट वाले व्यक्ति पे है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सिस्टर कंसर्न में वो कौन ला रहा है। सिस्टर कंसर्न कंपनी में वो लाने के बाद इन्वेस्टमेंट करके क्या ग्रोथ और क्या उछाल ले रहा है डेवलपमेंट के विषय में, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ नाम के लिए अगर वो सिस्टर कंसर्न ला रहा है और उसको इस प्रोजेक्ट को रखड़ाना ही है और हाथ से भी नहीं जाने देना है, तो गलत मंशा से और गलत चॉइस उन सभासद की हो गई उस डेवलपर को चुनने में, जो सिर्फ ये पैतरे जानता है कि सिस्टर कंसर्न कंपनी को आगे करना, नई कंपनी खड़ी करना, हाथ से जाने नहीं देना। इसका मतलब आपका चॉइस गलत हो गया। अब ये आदमी बड़े इन्वेस्टर को आकृष्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को डिले करके अपने हाथ से जाने नहीं दे, ऐसी प्रवृत्ति में लग गया है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत कम पैसे वाले लोग डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके किसी प्रोजेक्ट को फंसा देते हैं और बाद में वो बड़े डेवलपर को आकृष्ट करते हैं और अपना शेयर लेके निकलने की कोशिश और फिराक में लगे रहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत गहराई से हर एक आदमी को एनालिसिस करना चाहिए कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है, ये व्यक्ति कैसा है, इसका गुडविल क्या है और इसने आज तक डिलीवरी कितनी दी है। ये बहुत मायने रखता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि टेंडर देने पे उनके पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उस धर्म संकट में व्यक्ति के पास 2-4 में से एक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो व्यक्ति ने उसमें से जो कम रिस्क वाला है वो डिसीजन लेता है। फिर मेरी ऐसी लोगों को मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि डिसीजन लेने के बाद आपकी डेवलपमेंट एग्रीमेंट और जो डेवलपर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कराएं। जितना आप उससे इन्वेस्ट कराएंगे उतना प्रोजेक्ट सफल होने के चांसेस हैं। नहीं तो सिस्टर कंसर्न कंपनी को आगे रख के प्रोजेक्ट डिले करके थर्ड पार्टी का वेट करेगा और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश रखेगा, जिससे गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा नुकसान लंबे समय के लिए होता चला जाएगा। सर, चर्चा सत्र 2 में क्या क्या आप चीज़ को कवर करेंगे और कब तक आप करेंगे प्रोग्राम? ये 1 महीने के अंदर ही अक्टूबर में चर्चा सत्र 2 चलाया जाएगा। चर्चा सत्र 2 चलाने का जो उद्देश्य ये है कि आज बेसिक लेवल पे हमने सबको अवेयर किया ताकि ये लोग एटलीस्ट बेसिक लेवल पे क्लस्टर, रीडेवलपमेंट, महाड़ा और बाकी विषयों को समझ लें। उसके बाद चर्चा सत्र 2 में हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे सभासद या ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करें जिसका लेवल ऑफ नॉलेज एक डेवलपर के कुछ लेवल तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अवेयर कर सके, ताकि नेगोशिएशन के लिए जब बैठें तो एक बड़ी कमेटी बैठे और चर्चा सत्र 2 के बाद वो अच्छे नेगोशिएशन से अच्छे डेवलपर तक पहुंच सके और यहाँ का डेवलपमेंट एक ए क्लास, बहुत अच्छे, सुलझे हुए और फाइनेंशियली साउंड डेवलपर के साथ ही डेवलपमेंट को करवा जाए, ऐसी मेरी पूरी इच्छा है। थैंक यू सर। जैसे कि दीनानाथ पांडे जी ने सब सारी चीज़ों विषयों को बताया। हमारे सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम सारे सवाल अभी नहीं पूछ सकते। ऐसे हम पार्ट करके बीच बीच में हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट को लेके हमारा सवाल रहेगा, आगे चल के आप देखेंगे हमारे चैनल पर। ऐसे बहुत सारी विषय है जिसको लेके हम एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये वीडियोज़ आपके लिए, आपके जीवन में कितनी उपयोगी है वह आपको समझना है, क्योंकि यह मार्गदर्शन आपको देंगे और वह आपके जीवन में आपको लाना है, उन चीज़ों से आपको सीखना है। लेकिन सत्र 2 जो होगा, चालू होगा, उस समय आप लोग ज़्यादा संख्या में आएँ, आप लोग आपके समस्याओं को रखें
समाधान आपको यहाँ दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी इनके तरफ से। हमारे चैनल का भी यही काम है कि हम आपको अच्छी चीज़ें दिखा सकें, अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से, जय हिंद।